जय हिंद दोस्तों, स्वागत है परीक्षा प्रहरी में। आज हम पढ़ेंगे भारत के संवैधानिक विकास। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। आज हम उन कानूनों और अधिनियमों की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने धीरे धीरे मतलब स्टेप बाय स्टेप भारत के शासन की रूपरेखा तैयार की। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों से लेकर ब्रिटिश क्राउन के सीधे नियंत्रण तक की कहानी है। और ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये वो नींव के पत्थर हैं जिन पर हमारा आज का संविधान खड़ा है। परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक एक्ट, हर एक प्रावधान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक्ट की जिसने पहली बार कंपनी के कामों पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित किया। तो सबसे पहला बड़ा कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। यही वो कानून था जिसके जरिए ब्रिटिश संसद ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर कह सकते हैं कि अपना नियंत्रण जमाया। बिल्कुल। और इसी नियंत्रण को स्थापित करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो अक्सर पूछा जाता है। और उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये नाम तो परीक्षाओं में मतलब आता ही आता है। सर एलिजा इम्पे, उनके साथ चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड, ये अन्य न्यायाधीश थे। अच्छा, इस एक्ट ने एक और बड़ा बदलाव किया था। बंगाल के गवर्नर का पद नाम ही बदल दिया गया था। हाँ, ये बहुत बड़ा बदलाव था। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इतना ही नहीं, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी उनके अधीन कर दिया गया। तो एक तरह से भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की ये पहली कोशिश थी। बिल्कुल सही, यहीं से केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जाहिर है उसमें कुछ कमियां रही होंगी, तो उनको दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया। लेकिन असली खेल तो बदला 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने। मैंने पढ़ा है कि यहाँ से दोहरे प्रशासन की शुरुआत हुई। ये क्या था? हाँ, यहाँ समझने वाली बात यह है कि कंपनी के काम को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। दो हिस्से? जी। कौन कौन से? एक था व्यापारिक और दूसरा राजनीतिक, और इनके लिए दो अलग अलग विभाग बनाए गए। अच्छा, वो कौन कौन से विभाग थे? पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के पुराने लोग थे, वो व्यापारिक मामलों को देखते थे। और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये नया बनाया गया था, जो राजनीतिक मामलों के लिए था। मतलब एक तरह से कंपनी पर सरकार का कंट्रोल बढ़ गया। जी। इंग्लैंड में 6 सदस्यों वाला एक नियंत्रण मंडल भी स्थापित किया गया और गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या भी 4 से घटाकर 3 कर दी गई। ठीक है, अब आते हैं चार्टर एक्ट्स पर। 1813 का एक्ट कई मायनों में मतलब एक नई शुरुआत थी। पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी, है ना? हाँ, ये एक बड़ा सामाजिक बदलाव था और आर्थिक रूप से भी एक बड़ा बदलाव आया। कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया। पूरी तरह से नहीं, एक अपवाद था। चीन के साथ जो चाय का व्यापार था वो बना रहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है वो ये है कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान इसी एक्ट में किया गया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। इसके ठीक 20 साल बाद आया 1833 का चार्टर एक्ट। यहाँ एक और बड़ा पदनाम परिवर्तन हुआ। जी, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वो कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इस एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। अच्छा, और कंपनी का जो थोड़ा बहुत व्यापारिक एकाधिकार बचा था, मतलब वो चाय वाला, उसका क्या हुआ? उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। चीन के साथ चाय का व्यापार भी खत्म। मतलब अब कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक बॉडी बन गई थी। बिल्कुल। और इसी एक्ट के तहत 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। और एक और महत्वपूर्ण बात, भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। तो इसका उन्मूलन कब हुआ? उन्मूलन हुआ 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में। अब फिर आया 1853 का चार्टर एक्ट। इसने तो कहते हैं भारतीयों के लिए सरकारी नौकरी के दरवाजे खोल दिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने कंपनी के जो महत्वपूर्ण पद थे उनको प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति भी नियुक्त की गई। तो यहाँ से सिविल सर्विसेज की शुरुआत हुई एक तरह से, कह सकते हैं। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद तो सब कुछ बदल गया। तो 1858 में एक अधिनियम आया जिसने भारत पर शासन का तरीका ही बदल दिया। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था।
एक वाटरशेड मोमेंट कह सकते हैं। भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया, और वो जो दोहरा प्रशासन था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों को समाप्त कर दिया गया। और भारत के गवर्नर जनरल का क्या हुआ? वो पद तो खत्म नहीं हुआ होगा। पद रहा, पर नाम बदल गया। उनका नाम बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय बने। साथ ही मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। सत्ता बदलने के बाद शासन में कुछ नए सुधार किए गए होंगे। 1861 के अधिनियम ने विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। हाँ, ये आज के कैबिनेट सिस्टम का आधार है। और इसी अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी दी। ये आज भी हमारे संविधान का हिस्सा है। इसके बाद 1892 का अधिनियम आया। इसने भारतीयों को कुछ और अधिकार दिए, लेकिन शायद कुछ सीमाओं के साथ। सही कहा। बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था। मतलब आप बोल सकते हैं, पर फैसला नहीं कर सकते। बिल्कुल। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति भी मिली, लेकिन आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। एक सवाल पूछो और बस चुप हो जाओ। कुछ ऐसा ही था। अब हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं और यहाँ आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ये तो एक बहुत ही विवादास्पद कदम के लिए जाना जाता है। हाँ, ये थी सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की। मतलब बांटो और राज करो की नीति का एक संस्थागत रूप। आप बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ सकारात्मक पहलू भी थे या सिर्फ नकारात्मक ही था? नहीं, कुछ सकारात्मक भी था। पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को बजट पर वाद विवाद करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। अच्छा, तो अब पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। जी। और एक और बड़ी बात हुई, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय सदस्य बने। इसके 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसने तो और भी बड़े बदलाव किए। बिल्कुल। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई और प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायार्की की शुरुआत हुई। और इसके जनक कौन थे? लियोनेल कर्टिस। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो क्या थी इस एक्ट की? इस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। इसके अलावा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित हुई, मतलब 2 सदन, और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया और ली कमीशन की अनुशंसा पर एक लोक सेवा आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया। और अब हम उस अधिनियम पर आते हैं जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1935। हाँ, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था और इसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। 321? ये तो लगभग एक संविधान ही था। जी, इसीलिए इसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में इसकी शुरुआत कर दी। अच्छा, मतलब प्रांतों से हटाकर केंद्र में लगा दिया। हाँ, और इस अधिनियम के कुछ और मुख्य प्रावधान क्या थे? इसी के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय मतलब फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी अधिनियम द्वारा किया गया। तो ये हमारे संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल। इस महत्वपूर्ण अधिनियम पर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की राय जाहिर है अलग-अलग थीं। हाँ, यहाँ 2 बहुत महत्वपूर्ण कथन हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेहरू जी ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था और एक और बात कही थी, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। बिल्कुल। और वहीं अंबेडकर जी का नजरिया थोड़ा अलग था, थोड़ा व्यवहारिक था। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। तो हमने देखा कि कैसे 1773 से लेके 1935 तक इन अधिनियमों ने धीरे धीरे भारत के संवैधानिक ढांचे को आकार दिया। हर अधिनियम अपने आप में एक कहानी है, अधिकारों के लिए संघर्ष की, प्रशासन में बदलाव की और एक राष्ट्र के निर्माण की। और यहाँ श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार है। ये कितना दिलचस्प है कि जिस 1935 के अधिनियम को नेहरू जी ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा,
वही अधिनियम स्वतंत्र भारत के संविधान का सबसे बड़ा और प्रमुख स्रोत बना। ये सोचने वाली बात है, क्यों और कैसे? इस पर विचार करना हमारे इतिहास और संविधान निर्माण की प्रक्रिया को एक नई दृष्टि देता है। बिल्कुल सही। उम्मीद है आज की यह चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद।